Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज 30 सितंबर 2021 है और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर को, ठीक है। और दोस्तों अगर आप कोई भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या इवन इसकी पीडीएफ फाइल भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टाइप कर सकते हो इकोनॉमिक्स ईजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, प्रोबेब शो यूज़ ऑफ टॉक्सिक मटेरियल एंड फायर क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों बात ये चल रही है कि जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या जो एयर पॉल्यूशन है या एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जा रही है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब जो हमारी जो गैसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल एयर में पहुंच चुकी हैं जिसके चलते जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, जैसे आप जानते हैं अभी दिवाली आने वाला है, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जहाँ पर जैसे दिवाली भी आने वाला है, फिर शादियों के समारोह भी आने वाले हैं। तो इनमें अक्सर लोग क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं और करते ही हैं। तो ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फायर क्रैकर्स को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फायर क्रैकर्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा तो कंजम्पशन तो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी हम इतने ख़राब में चल रहे हैं, तो अगर इस टाइप से फायर क्रैकर से पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं बीमारियों को भी हम स्वागत कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हम अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव यानी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको इसके ऊपर कुछ अपने नोट्स दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज है 30 सितंबर और इसमें आपका आएगा फायर क्रैकर्स। देखो ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें एक टॉपिक आता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इवन हेल्थ के टॉपिक में भी चीज़ कवर हो जाती है, और जीएस पेपर नंबर 2 में तो होता ही है ये। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो क्रैकर्स टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक वाले क्रैकर्स होते हैं जिनके अंदर से जो पॉल्यूशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब निकलती है, और ये इन्वायरमेंट को हमारे पोल्यूट करने में भी काम करती है, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई भी फेस्टिवल इवेंट हो। तो इन पर ये बेचने से, इवन इनके प्रोडक्शन से भी साफ साफ मना कर दिया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इससे जो एयर पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ता है, और स्पेशली उन गैसेस से, उन फायर क्रैकर से जो कि दिल्ली के अंदर एक गैस का चैम्बर बना देते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये चली थी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि सर हम जो फायर क्रैकर्स बनाते हैं, हमारा फैमिली बिजनेस ही है फायर क्रैकर्स बनाने का, अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, तो हमारा रोजगार चला रहेगा। नो डाउट उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके रोजगार के चलते क्या हम इंसान की जान की परवाह ना करें, क्या हम अपने एनवायरनमेंट की परवाह ना करें। आप चाहें तो अपने आप को दूसरे एम्प्लॉयमेंट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन क्या हम अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या हम लोगों की जान शिफ्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो जिस तरह से आपका राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, ठीक इसी तरह से राइट टू लाइफ भी तो लोगों का एक अधिकार है, जहाँ पे लोगों को जीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार है। तो ये अधिकार हम नहीं छीन सकते लोगों से। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने फायर क्रैकर्स, ऐसे कंपनीज हैं जो फायर क्रैकर्स बनाते टाइम उन गैसेस का यूज़ करती है, उन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे मार्केट में या एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन फैल सकता है, तो इस टाइप के फायर क्रैकर्स को पूरा रोक देना चाहिए। यहाँ पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने दिसंबर 2020 के अंदर अपना एक ऑर्डर रिलीज़ किया था और कहा था कि अगर आपको क्रैकर्स बनाने, हम ये नहीं कह रहे आप क्रैकर्स मत बनाओ, आप ऐसे क्रैकर्स बनाओ जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ना पड़े, इवन उसका जो गैसेस है वो इतनी हार्मफुल ना हो, थोड़ी बहुत हार्मफुल हो तो फिर भी चलेगा, जिससे एयर क्वालिटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, एक मॉडरेट लेवल पे पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसने तो साफ साफ बोल दिया है कि अब सेल करना या यूज़ करना ऐसे फायर क्रैकर्स का बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकाली गई। अब बात ये उठ रही है कि ये जो फायर क्रैकर्स हैं इन पर रोक क्यों लगाई है। सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर कई टाइप के ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, जिसमें लेड, क्रोनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, जिंक ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और इनके केमिकल की रिएक्शंस से जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू सांस लेते हैं, और वो जो गंदी एयर होती है जब हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये और नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। इससे नॉइस पोल्यूशन फैलती है सबसे बड़ी बात, और इससे जो परमानेंटली लॉस हो जाता है, आपको सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, और ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, और आपका जो समझने और सोचने की क्षमता है ये भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अब हम जो है फायर क्रैकर्स का जो यूज़ हो रहा है या जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है उसको फुल्ली रोकने की यहाँ पर बात की जा रही है। और जहाँ तक हम बात करें, अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ठीक है।
चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है निम्फा वायरस को लेकर। काफ़ी टाइम बाद इसकी न्यूज़ दोबारा से आई है, वरना पहले ही स्टार्टिंग में आई थी इसकी, अगस्त महीने में न्यूज़ आई थी कि निम्फा वायरस की एंटीबॉडीज़ को हमने फाउंड कर लिया है और ये बैट के सैंपल से निकली है, ये ऐसा केरला का कहना है। दोस्तों यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा बेस जान लें इसका निम्फा वायरस के बारे में। दोस्तों केरला के अंदर क्या हुआ था, अगस्त के महीने में एक बच्चा था 12 साल का, उसकी डेथ हो गई थी निम्फा वायरस से। दोस्तों निम्फा वायरस हमारे जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली निम्फा वायरस क्या है, देखो ये एक जोनोटिक वायरस है। अब जोनोटिक वायरस का मतलब वो वायरस होता है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि आरएनए बेस्ड वायरस है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो बैट होती हैं यानी जो चमगादड़ होते हैं, उनसे ये जो वायरस है ये फैलना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ये वायरस पाया गया था वो मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। यानी बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया में 1998 के अंदर पाया गया था और सिंगापुर में जस्ट एक साल बाद इसको पाया गया। ठीक है, फिर वहाँ से धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। कहा जाता है कि डोमेस्टिक पिग्स से जो है, ये डोमेस्टिक पिग्स के थ्रू भी होता है, डॉग्स के थ्रू, कैट्स के थ्रू, गॉट्स, हॉर्स और शीप के थ्रू। बट बेसिकली ये देखा गया कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जो डिसीज़ का ट्रांसमिशन है, वो सबसे ज़्यादा जो पाया था वो फ्लाइंग फॉक्सेस यानी जो बैट्स होती हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। अब बेसिकली जो बैट की जो यूरिन होती है, उस यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया या बर्थिंग फ्लूइड्स हो गया, उसके अंदर जो ये वायरस है ये पाया जाता है और ये धीरे धीरे इंसानों में फैलने लगता है। अब इंसानों में जब ये फैलता है तो ये कोमा जैसे सिचुएशन तक इंसान को लेकर चला आता है। हेडेक, हाई फीवर, ये सारी चीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि केरला ने अभी जो बैट है उनसे सैंपल लिया और जब सैंपल लिया तो ये पाया कि इसकी एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर डेवलप कर ली गई हैं। तो देखते हैं आगे चल के इसका क्या होगा। बट फिलहाल के लिए अभी हम कह सकते हैं कि निम्फा वायरस जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी तक हमने इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई। बट हाँ, कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करने की बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पेज नंबर 2 पर चलें तो यहाँ पर वही चीज़ है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स टेक बैंग आउट ऑफ रामलीला सेलिब्रेशन। जैसे आप जानते हैं अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है, अब रामलीला स्टार्ट होने वाली है। अभी कोविड प्रोटोकॉल जो है ठीक ठीक चल रहा है, तो इसलिए रामलीला जो इवेंट है वो होंगे इस बार, तो जैसा मुझे लग रहा है। तो उनके अंदर क्या होगा, तो फायर इवेंट्स है, जैसे रावण को फूका जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि रावण के अंदर कई सारे बम्स होते हैं। तो इन सब को लेकर बोला जा रहा है कि ये फायर क्रैकर्स पर हम पूरी तरह क्या लगाएंगे, बैन लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। बट हाँ, बैन लगाना मेरे हिसाब से भी ठीक है यार, जब हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है तो बिल्कुल बैन तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पर अब आगे बात करें तो इस वाले आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इवन ये जो प्लेस है, मैं यहाँ से डेली निकलता भी हूँ। ये आप जो रोड देख रहे हैं ना, तो ऊपर ब्रिज है, नीचे सर्विस रोड है और आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, वह एक बेटी है। मतलब पता है आजकल दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो फ्लाईओवर्स वगैरह है ना, जैसे ये आईएसबीटी फ्लाईओवर की बात बोली गई। ठीक है, ऐसे कई सारे फ्लाईओवर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं कि जिनकी कोड को पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा 100% लोग इस चीज़ को समझ पाते होंगे, बट अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 100 में से अगर एक इंसान ने भी इंप्लीमेंट किया तो दोस्तों ये ड्राइंग बनाने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हर शहर को करने चाहिए, इवन हर कस्बे में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं हमें एम्पावरमेंट मिलती है कि हमें किस तरह से बेटी को एक बोझ ना समझ के, बेटी को अपना एक, जैसे बाकी बच्चों को समझते हैं वैसे बेटी को भी अपना बच्चा समझ के उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये एक छोटा सा ऐसा पॉइंट था, बाकी ऐसा कोई एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो पेज नंबर 3 भी ऐसा कुछ भी नहीं है, पेज नंबर 4 में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ हमारा एडिटोरियल सेक्शन आता है। यहाँ पर एडिटोरियल में ये हमारे एम श्रीधर, इन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी यानी जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी जितनी बुराई हो सकती है उन्होंने बुराई की, दबा के की है। क्योंकि इस पूरे आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो यही पाया कि इन्होंने पूरी तरीके से बुराइयाँ ही की है। अब वो बुराई किस सेंस में की है, चलो मैं आपको आर्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जैसे पीएम केयर फंड्स होता है, अभी आपको पता ही होगा, आपने इसका नाम बहुत अभी सुना होगा कोविड-19 के टाइम पर, कि जो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो पैसा है, ये हम जो सोसाइटी में जितनी भी डिजास्टर्स आती है उनमें इस पैसे को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या था, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीज फंड था, अगर हम इसमें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की बात करें तो सी का मतलब था सिटीजन, ए का मतलब है असिस्टेंट, आर का मतलब है रिलीफ और ई का मतलब है इमरजेंसी, एस का मतलब है सिचुएशन। मतलब ये जो केयर लिखा है ना, CARE,
तो इसकी भी अपनी फुल फॉर्म है, याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, जब इसको बनाया गया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई ये चीज़ बनाएगी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, इसको बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू, और कहा गया था कि इस फंड में जो भी अपना पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहे वो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन जब यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के थ्रू ये पूछा जाता है कि आप आरटीआई डाली गई, ये बताओ इस पैसे को कहाँ कहाँ आप यूटिलाइज करते हो, जरा इसके बारे में हमें डिटेल बताओ। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस आरटीआई पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इवन कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है कि जो पीएम केयर फंड है इसका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कोविड-19 के विक्टिम को पैसा दिया गया तो कितना दिया है, अभी तो ये सरकार कह रही है कि हम 50,000 रुपये एक व्यक्ति को देंगे, लेकिन अभी दिया तो किसी को नहीं है। तो क्या पीएम केयर फंड में इतना सारा जो पैसा है उसमें से सिर्फ हम इतने ही लायक बन पाए कि हम एक व्यक्ति को सिर्फ 50,000 यहाँ पर दे पाए? क्या इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं दे सकते, जबकि पीएम केयर फंड में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक व्यक्ति ने दिया है? तो ऐसे में तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुई होगी। और कोविड-19 में डेथ क्या हर जगह हुई क्या? 135 करोड़ की पूरी जनता मर गई है? द आंसर इज नो। सिर्फ 30% जनता की अगर डेथ भी हुई है तो 30% को आप सिर्फ 50,000 रुपये देकर निपटाना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जब पीएम केयर फंड की बात होती है तो लोग खूब दबा के इसमें डोनेशन करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो गवर्नमेंट उस चीज़ से पीछे हट जाती है। अब पीएम केयर फंड याद रखना, जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है इनका जो ऑडिट किया जाता है वो सीएजी के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल। तो यहाँ पर इनके आर्टिकल में सारी बातें हैं। देखो मैं आपको ना पूरी चीज़ का समरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप आर्टिकल की एक एक लाइन अगर मैं पढ़ाऊंगा फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि पीएम केयर फंड जो है आपने बना दिया, नो डाउट हमें बहुत अच्छा लगा, इवन लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन लोगों को और भी मज़ा तब आएगा जब आप उसके लिए पूरी जवाबदेही होगे और आप बताओगे कि इस पैसों को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो लोगों को लगेगा कि उनका पैसा सही जगह पर जा रहा है, तो वो और ज़्यादा डोनेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को लेकर जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर जताया गया, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। मतलब पहला ऐसा आर्टिकल देखा जिसमें अपोजिशन पार्टी ने जो है दबा के यहाँ पर बात बोली और बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और कोई ऐसा खास आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, ये भी कुछ नहीं है, मतलब ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पर बैड बैंक का कॉन्सेप्ट चला है, एक बात देखो, अभी मैंने आपको बताया था बैड बैंक और बैड लोन्स क्या होता है, कि जब भी कोई पर्सन जैसे बैंक से लोन ले लेता है और वो टाइमली पे नहीं कर पाता या पे ही नहीं करता है, लोन की पेमेंट ही नहीं करता, तो वो लोन क्या बन जाता है, बैड बैंक बन जाता है। और जब वो बैड बैंक बनता है तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इस एनपीए को टैकल करने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या बोला गया कि हम इसमें कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करें। चलो मैंने इसके लिए ना नोट्स बनाए हैं, मैं आपको नोट्स में से पढ़ाता हूँ। बैड बैंक, ये मैंने जीएस पेपर नंबर 3 यानी जो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी करवा रहा हूँ ना, ये उसी से रिलेटेड है, और उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर ये पॉइंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से कवर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा 30,600 करोड़ रुपए जो है वो बैड बैंक के लिए अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या बनाएगी, NARCL बनाई जाएगी, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई जाएगी, जो कि जितने भी एनपीए है उनको टैकल करने की यहाँ पर बात बोली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो एनपीए होते हैं, ये क्या होता है, जैसे बैंक के पास लेट सपोज कि 20,000 करोड़ के एनपीएज हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको मैं चीज़ समझा पाऊँ। 20,000 करोड़ के अगर एनपीए है, अब बैंक तो वसूली करना जानती है, तो बैंक क्या करेगी, ये जो NARCL है इसको ये अपने एनपीए बेच देगी। अब 20,000 करोड़ के बदले मान लो NARCL ने इनको 1,000 करोड़ दे दिए, 20,000 में से सिर्फ कितने दिए, 1,000 करोड़, तो बैंक वो 1,000 करोड़ चुपके से चुपचाप ले लेगी, ज़्यादा नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे पता है मेरा लॉस तो पूरे 20,000 करोड़ का है, अगर मुझे 1,000 करोड़ भी मिल रहे हैं तो चलो ये अच्छी बात है, ले लो इस चीज़ को। अभी भी बैंक 19,000 करोड़ के लॉस में है। अब ये जो NARCL क्या करती है, उन 20,000 करोड़ के जो लोग होते हैं उनके ऊपर केस फाइल करती है, तो कुछ से रिकवर हो जाते हैं, कुछ से नहीं होते, बट ऐसे यहाँ पर जो है NARCL को क्या होता है, फ़ायदा पहुँचता है। अब इनकी सेटअप के लिए कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट कहती है हम कितनी कैपिटल लगाएंगे, 30,600 करोड़ रुपए लाएंगे, जिससे एनपी की समस्या को यहाँ पर क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें देखो, NARCL है और हाँ NARCL है। अब यहाँ पर बोली जा रही है ये कंपनीज एक्ट के प्रावधान के थ्रू ये NARCL को यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें 51% जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लेंगी, जिससे कि आप इसको पूरा सेंट्रलाइज वे में कर सको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, वैसे हम इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं किस तरह से हमारे पर इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है हमारा एनपी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और एनपी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इवन उन्होंने बेसल नॉर्म्स को भी फॉलो किया है, बट स्टिल एनपी की समस्या में कोई कमी नहीं आ रही है। अब देखा जाता है एनपी होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बैंक के मैनेजर जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना डॉक्यूमेंट्स के वो उनको क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, लोन। और जब इन्हीं लोगों से लोन नहीं मिल पाता तो फिर वो एनपीए बन के आपके बैलेंस शीट के अंदर शो होने लगता है। ठीक है,
चलो, इसके बाद यहाँ पर एक बात आ रही है कि आर्मी ने जो है वो 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो बाय किए हैं, जिनकी वर्थ है 3,850 करोड़ रुपए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने वेडनेसडे को चेयर करते हुए ये बोला कि हम आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने 25 जो है एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, और ये एयरक्राफ्ट वजन में इतने ज़्यादा हल्के हैं और इनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स पाया जाता है, जो कि हमारी नेवी को और आर्मी को कहीं ना कहीं एक अच्छी जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तालिबान है, तालिबान ने हमारी इंडिया को यानी दिल्ली में एक खत लिखा, और उस खत के अंदर ये लिखा कि जो फ़्लाइट इंडिया और तालिबान के लिए आती हैं इनको अब रीओपन कर दिया जाए, जिससे तालिबान के लोग दिल्ली में यानी इंडिया आ सके और इंडिया के लोग तालिबान में आ सके यानी अफगानिस्तान में आ सके। जिस बात को लेकर अभी हमारे यहाँ पर किसी ने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया, बट हाँ, तालिबान की तरफ से अब कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे बाकी कंट्री से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा है कि क्या हमें तालिबान की जो फ्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम करना चाहिए या उसको परमानेंटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है। ये टेररिज्म को बढ़ाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फ़्लाइट्स को कब्जा करके ट्विन टावर की तरह हमारी भी किसी टावर के पास ये मिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। अब देखो ये एक्सटर्नल मिनिस्टर्स लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या निकालते हैं, वो आगे की बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, 25 प्री प्राइमरी स्टूडेंट टू गेट अ मील। आप जानते हैं मिड डे मील जो है इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण रखा जा रहा है। अब बात ये उठती है कि ये जो मिड डे मील है ये होता क्या है। दोस्तों अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो मिड डे मील का मतलब होता है कि जैसे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं क्लास 8th तक, मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इन बच्चों को क्या होगा कि जब स्कूल आएंगे तो इन्हें लंच ब्रेक में इन्हें खाना दिया जाएगा। मिड डे मील का मतलब होता है आधे टाइम पर इनको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब जब इनको खाना मिलेगा तो कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजेंगे कि वो वहाँ जाके खाना खा के भी आती है और लंच बॉक्स खाली ले आती है और वहाँ से हमारे लिए खाना भी लेकर आती है। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा खाएगा भी और पढ़ने के लिए भी जाएगा। तो गवर्नमेंट के दोनों जो पर्पज़ है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है, चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ इसके बैकग्राउंड के बारे में, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब मिड डे मील की बात की जा रही है, हमारे जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चों को लेकर कंसर्न है वो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो मिड डे मील का जो स्कीम है ये स्पॉन्सर की गई थी 1995 के अंदर, और याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बनाई गई। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल है, मतलब ऐसा स्कूल है जो मील भी प्रोवाइड करवाता है पढ़ाई के साथ साथ, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों को। यहाँ पर क्या होता है, हर एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है, और ख़ास तौर पे फर्स्ट से लेकर जो 8th क्लास के बच्चे स्कूल अटेंड करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर खाने जो भोजन है वो पोषक भोजन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया में हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है इसको हमें दूर करना है और हर व्यक्ति को अपनी भूख से मिटाना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके तहत इसको मिड डे मील का नाम दिया गया था। अगर हम क्वालिटी चेक की बात करें दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर जो खाना, पहले आपने सुना होगा स्टार्टिंग में कि इनकी दाल में छिपकली पाई जाती है, दाल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, दाल तो होती ही नहीं है। तो अब क्या है कि मिड डे मील का जो भी खाना स्कूल के अंदर आएगा तो वो पहले 3 लोग चेक करेंगे, जिसमें एक स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो खाना खाएगा, इसके अलावा 2 टीचर और होंगे जो साथ में खाना खाएंगे। तो 3 लोग पहले खुद खाना खाएंगे, फिर वो इंश्योर करेंगे क्वालिटी चेक्स कि सब कुछ क्वालिटी वगैरह ठीक है नहीं है, इसके बाद ही वो बच्चों में बांटा जाएगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चों को ये फेथ हो और ट्रस्ट हो गया कि जब हमारा प्रिंसिपल हमारे उसी चीज़ से खाना खा रहे हैं तो अब इसका मतलब बात में बिल्कुल दम है और हमें भी खाना खाना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर ये बोला गया है कि जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ये बाकायदा बच्चों को प्रॉपर मिलने चाहिए, जिससे कि उनकी माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, यही सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, न्यूट्रिशन का क्या स्टैंडर्ड है, तो क्या जो कुकड मील होता है उसमें 450 कैलोरीज की जो मील होती है, चाहे वो रोटी हो चाहे वो चावल हो, इस तरीके से दिया जाएगा, और 12 ग्राम प्रोटीन का दिया जाएगा। ये क्लास 1 से लेकर 5 तक है। अब जो बड़ी क्लास के लाइक क्लास 6, 7 और 8 के, इनको कहा गया कि आपको 700 कैलोरीज का खाना दिया जाएगा और 20 ग्राम प्रोटीन का भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें कहाँ पर मिलती है, सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेंगी, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, मैंने हॉस्पिटल बोल दिया ना, आई एम रियली सॉरी, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहला करप्ट प्रैक्टिस। नो डाउट ये पॉइंट तो हर जगह एप्लीकेबल है कि करप्शन बहुत पाई जाती है। जो जिनको ये फंड एलोकेट किया जाता है वो जब सब्जी बनवाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, मिलावटी चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो चीज़ सस्ते रेट पर मिल जाए, और बाकी पैसा जेब में डाल लेते हैं। यहाँ कास्ट के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है कि हमारी कास्ट का है तो इसके लिए अच्छा खाना हो और हमारी कास्ट
कास्ट के ये लोग नहीं है तो इनके लिए काम चलाऊ खाना ही देंगे। तो और कोविड-19 की वजह से यहाँ पर कई सारे बच्चों को जो है वो खाना नहीं मिल पाया, तो गवर्नमेंट ने उनके खाते में उतने के बराबर के क्या डाल दिए, पैसे डाल दिए, जिससे कि उनकी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं बता दूं ये भी हमारे यहाँ पर एक फाइनेस्ट जो डिसीजन है वो लिया गया मिड डे मील के थ्रू। ठीक है, चलो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें वो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफ़ी पीछे चल रहे थे इस वजह से। देखो आर्टिकल क्या बोल रहा था, आर्टिकल सिर्फ ये बोल रहा था कि जो हमारा मिड डे मील स्कीम है इसको हम चेंज करके क्या नाम देंगे, पीएम पोषण योजना। क्या देंगे, पीएम पोषण योजना का नाम देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर बोलिए जी फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट कोलंबो सून। अच्छा, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जय शंकराचार्य, ये श्रीलंका के कोलंबो में जाएंगे और ये डिस्कस करेंगे किस तरह से हम श्रीलंका के साथ और अच्छे एग्रीमेंट्स करके अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। देखो श्रीलंका के अंदर अभी श्रीलंका में बड़ी दिक्कत चल रही है पैसों की, तो ये कहीं ना कहीं चाइना पर डिपेंड है, और चाइना ने खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो अपना कहाँ पर लगाया हुआ है, जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट समुद्र के जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर खूब पैसा चाइना का लगा हुआ है, और श्रीलंका उसको दे नहीं पा रही है। तो अल्टीमेटली श्रीलंका जो है वो चाइना के दबदबे में आके काम कर रही है और इंडिया के अगेंस्ट में जाके काम कर रही है। आप जानते हैं हमें एक प्रोजेक्ट मिला था श्रीलंका की डेवलपमेंट को करने के लिए एक पोर्ट पे, वो बाद में क्या हुआ, चाइना को दे दिया गया है, क्योंकि अब वो चाइना से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है जिस वजह से वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रही है, चाइना को, और इंडिया वालों को वो प्रोजेक्ट नहीं दे रही है। तो कोई बात नहीं, आपका भी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि इसका खामियाजा क्या है। चाइना कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोन ट्रैप में या डेब्ट ट्रैप में फंसा के पूरी कंट्री अपने नाम कर ले, कोई बड़ी बात नहीं, चाइना की ये फिलॉसफी तो चलती ही रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ नेवी टू नेवी टॉक। इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने दोनों ने सिग्नेचर करके ये बोला है कि हम एक दूसरी कंट्री के अंदर क्या करेंगे, नेवी की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई चीज़ आपको पता है, कोई चीज़ मुझे पता है, तो हम आपस में उसको डिस्कस करके और ज़्यादा अच्छे से बूस्टअप करेंगे। और ये किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, इसको नेवी टू नेवी टॉक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर भी हमारा बिजनेस सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्या बात चल रही है कि पहली बात तो सबसे पहला आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव ECGC लिस्टिंग 6,000 करोड़ एक्सपोर्ट कवर। अब देखो आप जानते हो हर कंट्री क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कई टाइप के इंसेंटिव देती है। यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट के द्वारा हम 6,000 करोड़ रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ECCG, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देखो एक बात बताओ कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अब एक्सपोर्ट करते टाइम तो आपको बल्क में प्रोडक्शन करना होता है, तो बल्क की अमाउंट का पैसा चाहिए। अभी पैसा कहाँ से मिलेगा, अगर गवर्नमेंट की बैंक जो बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए खोली गई है, अगर ये पैसा एक्सपोर्टर को दे दिया जाए तो एक्सपोर्टर का माल अच्छे से बनेगा और अच्छे से जाएगा ना, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो ये जो ECGC है इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कहा गया है कि गवर्नमेंट इस पर 6,000 करोड़ रुपए की क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और हमारा एक्सपोर्ट का लेवल भी बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है लगभग अराउंड 62 लैक्स एडिशनल जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ये तो कुछ नहीं है, एक्सपर्ट्स मोर देन 7% ग्रोथ फॉर इंडिया दिस डिसाइड। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं ये क्या करते हैं, हर टाइम रिपोर्ट जारी करते रहते हैं कि क्या हमारी ग्रोथ रेट होगी क्या नहीं होगी। तो हमारी ग्रोथ रेट को कौन निकालता है, मैं आपको बता दूँ, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र। इनका ये कहना है कि इंडिया में आगे के आने वाले सालों के अंदर GDP 7% से ज़्यादा देखी जा सकती है, यानी 7% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब वो तो देखो चलो एक्चुअल डेटा पर डिपेंड होगी, तो इंटीरियम डिसीजन है एक तरह का, एक्चुअल तो है नहीं, इंटीरियम है। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो इधर तो और कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने पास कि आज की में निफ्टी के अंदर कौन सी टॉप 50 कंपनियां हैं जो कवर होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, ITC, GSW सीमेंट, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो।
और हम टॉप 5 कंट्रीज की करेंसीज की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या आता है, आपके आते हैं यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ठीक है, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।